छोटे से गांव में एक बूढ़े किसान अपने दो बेटों के साथ रहते थे। बड़ा बेटा राघव बहुत ही चालाक और दुनियादार था। उसे बचपन से ही शहर की चमक दमक पसंद थी। वह हमेशा बड़े सपने देखता था, अमीर बनने के, ऊंची जिंदगी जीने के। वहीं छोटा बेटा मोहन बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह भोला, सीधा सादा और बेहद रहमदिल था। उसे गांव की मिट्टी, खेत खलिहान और अपने पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा सुख लगता था। समय बीता और एक दिन राघव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस छोटे से गांव में रहकर अब कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। यहाँ हर दिन वही काम, वही जिंदगी है। मुझे शहर जाना है, जहां मैं अपने दम पर कुछ कर सकूं, अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा और अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। बेटा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन शहर की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी तुम सोच रहे हो। वहाँ हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। लोग मीठी बातों में फंसाकर धोखा भी दे देते हैं, इसलिए बहुत संभल कर रहना पड़ता है। पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं भी अब छोटा बच्चा नहीं रहा। मैं उतना ही समझदार और चालाक हूँ। कोई भी मुझे आसानी से धोखा नहीं दे सकता। मैं हर मुश्किल का सामना खुद कर लूंगा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। आखिरकार पिता ने उसे जाने की इजाजत दे दी। राघव शहर चला गया और मोहन अपने पिता के साथ गांव में ही रह गया। शहर पहुंचते ही राघव ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। वह लोगों से मीठी मीठी बातें करता, लेकिन अंदर से हमेशा अपना फायदा देखता। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे व्यापार शुरू किए। एक दिन उसने एक व्यापारी से कहा, आप मेरे साथ काम कीजिए। मैं आपको ऐसा मौका दे रहा हूं जो बार बार नहीं मिलता। मैं आपकी मेहनत को सही दिशा दूंगा और आपको दुगना ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा फायदा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसकी चतुराई और बातों में आकर लोग उस पर भरोसा करने लगे और वो पैसे कमाता, लेकिन मुनाफे से सारे पैसे अपने पास रखता और फिर बदल करके कुछ ही पैसे व्यापारी को देता। राघव ने थोड़े ही समय में खूब पैसा कमा लिया, लेकिन उसका दिल और भी लालची होता गया। अगर मैं थोड़ा और चालाकी और समझदारी से काम करूं तो मैं सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकता हूं। मुझे बस सही मौके को पहचान कर उसे अपने फायदे में बदलना होगा। धीरे धीरे उसने लोगों को धोखा देना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसकी चालाकी इतनी तेज थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। उधर गांव में मोहन अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और देर रात तक काम करता। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत भूखी हालत में उसके दरवाजे पर आई। बेटा, मुझे 2 वक्त का खाना दे दो। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बस थोड़ी सी मदद कर दो। मोहन ने बिना सोचे समझे अपना खाना उसे दे दिया। बेटा, हमारे पास खुद ज्यादा नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, फिर भी तुम बिना सोचे समझे सबको दे देते हो। कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। पिताजी, मैं जानता हूं कि हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा भी है और हम उससे किसी की मदद कर सकते हैं तो वही असली खुशी होती है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सबसे बड़ी दौलत है। धीरे धीरे पूरे गांव में मोहन की अच्छाई और दया की चर्चा होने लगी। लोग उसे बहुत मानने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों के पास खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा। मोहन और उसके पिता भी बहुत मुश्किल में आ गए। अब क्या होगा बेटा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। घर में खाने तक का सामान नहीं है और आगे का गुजारा कैसे होगा, ये सोचकर ही मन घबराने लगता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए। जब तक हमारे इरादे साफ है और हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तब तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। बस हमें धैर्य रखना होगा। उसी समय मोहन को याद आया कि उसका बड़ा भाई राघव अब शहर में बहुत अमीर हो चुका है। शायद अब हमें राघव से मदद मांगनी चाहिए। आखिर वह हमारा ही अपना है। हो सकता है इस मुश्किल समय में वही हमारा सहारा बन जाए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं
कि हमें अपनों के सामने हाथ बढ़ाना ही पड़ता है। मोहन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन पिता की हालत देखकर उसने शहर जाने का फैसला किया। मोहन जब शहर पहुंचा तो वह राघव के बड़े और शानदार घर को देखकर हैरान रह गया। राघव ने अपने भाई को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी कम और घमंड ज्यादा था। अरे मोहन और पिताजी, तुम यहाँ कैसे? इतने दिनों बाद अचानक तुम्हें यहाँ देखकर मैं थोड़ा हैरान भी हूँ। सब ठीक तो है ना? भैया, गांव में इस बार बहुत भयानक सूखा पड़ गया है। खेतों में कुछ भी नहीं होगा और अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। इसलिए हम मजबूरी में आपकी मदद के लिए यहाँ आए हैं। उम्मीद है आप हमारी मदद करेंगे। राघव कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। वो मोहन को अकेले में ले जाकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त होगी और तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। भैया, आप जो भी शर्त रखेंगे मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। हमारे हालात ऐसे हैं कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। अगर तुम वो काम ठीक से और समय पर कर पाए तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी सारी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और तुम्हें फिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मोहन ने बिना सोचे हाँ कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि राघव का यह काम कितना मुश्किल और खतरनाक होने वाला है। शहर से दूर एक घने जंगल के बीच एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा है। लोग कहते हैं कि वहां कोई पुराना खजाना छिपा हुआ है, लेकिन आज तक कोई उसे निकाल नहीं पाया। अगर तुम वो खजाना मेरे लिए ले आओ तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ठीक है भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उस गुफा तक जरूर जाऊंगा और जो भी होगा उसका सामना करके वापस आऊंगा। अगले दिन मोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके मन में सिर्फ अपने पिता की चिंता थी। रास्ते में उसे एक भूखा कुत्ता मिला। मोहन ने अपना थोड़ा सा खाना उसे दे दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर उसे एक घायल पक्षी दिखा। उसने उसकी मदद की और फिर आगे चल दिया। शाम होते होते वह गुफा के पास पहुंच गया। गुफा बहुत अंधेरी थी। अंदर जाते ही उसे डर लगा, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है जो मेरी गहराइयों में आने की हिम्मत कर रहा है? यहाँ हर कोई यूं ही प्रवेश नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार की मदद के लिए यहाँ आया हूँ। मैं किसी लालच में नहीं, बल्कि अपनी मजबूरी और अपने अपनों की खुशी के लिए इस गुफा तक पहुँचा हूँ। कुछ देर बाद रास्ता और मुश्किल हो गया, लेकिन किसी तरह वह आगे बढ़ता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। आखिरकार वह गुफा के अंदर एक जगह पहुंचा जहां एक छोटा सा चमकता हुआ दीपक रखा था। शायद यही खजाना है। इतने समय से जिसकी तलाश थी वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। अब अगर मैं इसे सही सलामत लेकर बाहर निकल जाऊं तो हमारे सारे दुख और परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। वह दीपक लेकर वापस लौट आया। जब मोहन शहर वापस पहुंचा, राघव ने पूछा, खजाना कहाँ है? तुम इतने समय बाद लौटे हो, जरूर कुछ बड़ा लेकर आए हो। जल्दी बताओ, वो खजाना कहाँ है जिसे लेने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था? मोहन ने धीरे से आगे बढ़कर दीपक दिखाया। ये क्या है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैंने तुमसे सोना चांदी, हीरे जवाहरात लाने को कहा था और तुम ये साधारण सा दीपक उठा लाए। इससे भला क्या होगा? भैया, मुझे गुफा के अंदर बस यही मिला, लेकिन जब मैंने इसे उठाया तो मुझे लगा कि इसमें कुछ खास बात है। शायद यही असली खजाना है। राघव हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में तिरस्कार साफ झलक रहा था। मोहन, तुम्हारी यही समस्या है। तुम हमेशा ऐसे ही भोले और बेवकूफ बने रहोगे। जहां असली मौका होता है वहां भी तुम कुछ समझ नहीं पाते। इस बेकार से कबाड़ को तुम खजाना समझ रहे हो। इससे न तुम्हारी गरीबी दूर होगी, न तुम्हारी हालत बदलेगी। मोहन चुप रहा। उसने बहस नहीं की। तभी पिता भी धीरे धीरे वहां आ गए। क्या हुआ बेटा? मोहन इतना दूर से आया है, उसने इतनी मेहनत और हिम्मत करके ये सफर तय किया है। कम से कम उसकी बात तो ध्यान से सुनो, हो सकता है वो कुछ सही कह रहा हो।
बस पिताजी, मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने इसे एक अच्छा मौका दिया था ताकि ये कुछ कर सके, लेकिन ये हमेशा की तरह कुछ काम का साबित नहीं हुआ। इसने फिर से मुझे निराश ही किया है। भैया, मैंने पूरी कोशिश की। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गुफा तक गया और जो मुझे वहां मिला उसे लेकर वापस आया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, बस जो सच था वही आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए था। और तुम क्या लेकर आए हो? कुछ भी नहीं। इतने समय के बाद भी तुम खाली हाथ लौटे हो। इससे साफ है कि तुम इस काम के लायक ही नहीं थे। राघव बेटा, इतना कठोर मत बनो। आखिर ये तुम्हारा अपना भाई है जिसने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। हर बार सिर्फ नतीजा ही नहीं देखा जाता, कभी कभी इंसान की नियत और मेहनत भी समझनी चाहिए। लेकिन राघव का दिल अब पूरी तरह लालच और घमंड से भर चुका था। अगर ये दोनों मेरे किसी काम के नहीं हैं, अगर ये मेरे काम को सही से नहीं निभा सकते और हमेशा मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो फिर इन्हें यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। मैं ऐसे लोगों के लिए समय और संसाधन बर्बाद नहीं कर सकता। क्या क्या सच में तुम हमें घर से निकाल रहे हो? राघव, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हम तुम्हारे परिवार का हिस्सा हैं और तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारी मदद के लिए मेहनत की। क्या ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब और देर नहीं करूंगा। तुम दोनों इस घर से अभी के अभी चले जाओ। यहां तुम्हारे रहने का कोई हक नहीं है और ये बेकार सा दीपक भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई सम्मान या जगह नहीं बची है। मैं ऐसे लोगों के लिए अपना समय, संसाधन और ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, मैं आपके कहने पर मान रहा हूँ, लेकिन दिल में बहुत दुख है। मैं जानता हूँ कि आप नाराज हैं, पर मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूँ और कभी भी आपकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेटा ही हमें इस तरह घर से निकाल देगा। जो बच्चे मैं अपने खून पसीने और मेहनत से बड़ा किया, वही आज हमें इतनी कठोरता से सामने खड़ा कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है और मैं नहीं जानता कि अपने बच्चों के लिए मेरी ये उम्मीदें अब कहां जाएंगी। राघव ने मुंह फेर लिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। मोहन और उसके पिता घर से बाहर खड़े थे। उनके पास सिर्फ वही छोटा सा दीपक था। मोहन और उसके पिता उस रात शहर के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी। अब हम कहां जाएंगे बेटा? घर से निकाल दिया गया है और हमारे पास कोई जगह भी नहीं। ये सोचकर ही मन भारी हो जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक ईश्वर हमारे साथ है, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम भरोसा रखेंगे और हिम्मत नहीं छोड़ेंगे तो हर समस्या का हल निकल आता है। बेटा, अपना गांव कितना अच्छा था ना। छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन उसमें सुकून था। वहां की मिट्टी की खुशबू, सुबह की ठंडी हवा और बच्चों की हंसी, सब कुछ कितना सरल और प्यारा लगता था। हाँ पिताजी, सुबह की ठंडी हवा, खेतों की खुशबू, गांव के लोग, हर चीज कितनी अपनी लगती थी। वहां हमारी जिंदगी कठिन जरूर थी, लेकिन दिल को चैन और आत्मा को शांति मिलती थी। अब वही याद करके ही मन को थोड़ी राहत मिलती है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे, बस यादों में खोए हुए। फिर मोहन ने धीरे से कहा, पिताजी, ऐसे बैठकर सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा। हमें काम ढूंढना होगा, कोशिश करनी होगी। मैं जाकर देखता हूँ कि कहीं कोई रोजगार या मदद मिल सके। कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अपना ध्यान रखना। रास्ते में किसी भी मुश्किल या धोखे से सतर्क रहना। तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। सुबह होते ही मोहन शहर की गलियों में निकल पड़ा। हाथ में वही छोटा सा दीपक था।
सेठ जी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं बहुत मेहनत करने को तैयार हूँ। मैं दिन रात एक करके भी काम कर सकता हूँ। बस मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं आपके व्यवसाय में मदद कर सकूं और कुछ कमा सकूं। दुकानदार ने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे के भाव से साफ था कि उसे मोहन पर ज्यादा भरोसा नहीं था। नहीं, हमें अभी किसी की जरूरत नहीं है। हमारी दुकान में फिलहाल सब काम अपने कर्मचारी संभाल रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मालिक, कोई छोटा मोटा काम ही सही, मैं झाड़ू लगाना हो, सामान उठाना हो या कुछ भी, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। बस मुझे अवसर दीजिए, मैं अपनी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। नहीं है, आगे जाओ। यहाँ तुम्हारे जैसे कई लोग आ चुके हैं और हमें किसी पर भरोसा नहीं होता। अब तुम जाकर किसी और जगह कोशिश करो। एक के बाद एक हर जगह से उसे मना कर दिया गया। अब मोहन के चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। चलते चलते वह एक सुनार की दुकान के सामने आकर रुक गया। दुकान में सोने चांदी के गहने चमक रहे थे। मोहन ने एक पल सोचा, फिर अंदर चला गया। सेठ जी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस एक मौका दे दीजिए। सुनार ने ध्यान से मोहन की तरफ देखा। उसके साधारण कपड़े और थका हुआ चेहरा सब कुछ बता रहे थे। काम तो है, लेकिन आसान नहीं है। सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। हाथों और दिमाग दोनों का उपयोग करना होगा। जो लोग थक कर बीच में हार जाते हैं, उनके लिए ये जगह नहीं है। कोई बात नहीं सेठ जी, मुझे थकान और कठिनाई की परवाह नहीं है। मैं हर तरह की मेहनत करने को तैयार हूँ। बस मुझे अवसर दीजिए, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। और ईमानदारी का क्या? यहाँ सोने चांदी का काम होता है। हर चीज की कड़ी निगरानी होती है। जरा सी बेईमानी या चालाकी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समझे? सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं कभी बेईमान नहीं हूँ। मेरा मानना है कि मेहनत और ईमानदारी ही इंसान की असली दौलत है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सुनार उसके जवाब से थोड़ा प्रभावित हुआ। तभी सुनार की नजर उसके हाथ में रखे उस पुराने दीपक पर पड़ी। अरे मोहन, ये दीपक तुम्हारे पास कहाँ से आया? सेठ जी, ये मुझे एक गुफा में मिला था। मैंने सोचा बस एक साधारण सा दीपक है। सुनार ने दीपक को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठी। सुनार कुछ देर सोचने लगा, दीपक को हाथ में घुमाते हुए, उसकी बारीकियों को निहारते हुए, फिर बोला, साधारण? अरे ये तो बहुत कीमती धातु से बना है। ऐसा काम आजकल कोई नहीं करता। ये बहुत पुराना और अनमोल है। सच में सेठ जी, मुझे तो इसका पता ही नहीं था। मैंने बस सोचा था कि यह एक साधारण सा दीपक है और मैंने इसे कोई अहमियत नहीं दी। अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे लिए अच्छे दाम में खरीद सकता हूँ। ये सिर्फ एक दीपक नहीं, बल्कि बहुत कीमती और दुर्लभ वस्तु है और इसके लिए मैं तुम्हें उचित मूल्य देने को तैयार हूँ। मोहन ने एक पल सोचा, फिर अपने पिता की हालत याद आई। ठीक है सेठ जी, अगर इससे मेरे पिताजी की मदद हो सकती है तो मैं इसे बेचने को तैयार हूँ। सुनार ने उसे बहुत अच्छे पैसे दिए, इतने कि मोहन ने कभी सोचा भी नहीं था। मोहन खुशी खुशी अपने पिता के पास गया। पिताजी, देखिए, हमें आखिरकार बहुत सारे पैसे मिल गए हैं। इतनी मेहनत और ईमानदारी के बाद ईश्वर ने हमारी मदद कर ही दी। बेटा, सच में ईश्वर ने हमारी सुन ली। हमारी मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं और हम नए सिरे से अपने जीवन को संवार सकते हैं। पिताजी, अब हम वापस अपने गांव चलेंगे। वहीं अपनी पुरानी झोपड़ी में नई शुरुआत करेंगे। खेतों की खुशबू में मेहनत करेंगे और ईमानदारी से जीवन बिताएंगे। अब हमारी जिंदगी में फिर कभी तंगी और दुख नहीं आएगा। कुछ ही दिनों में मोहन और उसके पिता गांव लौट आए। तब तक गांव की हालत भी पहले से बदल चुकी थी। सूखा कम हो गया था, खेत फिर से हरे भरे हो गए थे और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई थी। मोहन ने अपने पैसों से एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया। फिर उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। खेतों में काम शुरू किया। ईमानदारी और मेहनत से काम करते हुए धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और उसकी इज्जत भी। गांव के लोग अब उसे और भी ज्यादा मानने लगे। मोहन जैसा इंसान बहुत कम मिलता है। दिल का सच्चा, मेहनती और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला। उसके जैसा बेटा किसी के घर में हो तो घर की खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। मेरा बेटा सच में बहुत अच्छा इंसान है। उसने ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से साबित कर दिया कि असली दौलत सिर्फ सोना चांदी में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और कर्मों में होती है।
उधर शहर में राघव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन इस बार बुरा समय शुरू हो चुका था। जिस चालाकी से उसने पैसा कमाया था, वही अब उसके खिलाफ जाने लगी। एक एक करके उसके सारे काम बिगड़ने लगे। ये क्या हो रहा है? कल तक सब ठीक था, सब लोग मुझे अपना समझते थे, मैं सब पर हावी था, और आज अचानक सब कुछ खत्म कैसे हो रहा है? सब लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? जिन लोगों को उसने पहले धोखा दिया था, वही अब उसके सामने खड़े होकर हिसाब मांगने लगे। राघव, अब तुम बच नहीं सकते। जो पैसा तुमने हमसे धोखे से लिया वो वापस करो। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं चलेगा। धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म हो गया। नौकर चले गए, बड़ा घर बिक गया, और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास रहने के लिए छत भी नहीं बची। राघव सड़क पर अकेला बैठा था। अब उसे अपने पिता और मोहन की याद आने लगी। मैंने सब कुछ खो दिया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मजबूर होकर राघव अपने गांव लौट आया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, वह हैरान रह गया। गांव पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो चुका था। हरे भरे खेत, खुशहाल लोग, और बीच में एक बड़ा और सुंदर घर। राघव ने किसी से पूछा, ये बड़ा घर किसका है? अरे, ये तो मोहन का घर है। अब वो गांव का सबसे सम्मानित इंसान है। ये सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। मोहन इतना आगे कैसे बढ़ गया? ये मैं कभी नहीं सोच सकता था। मैं इतना मेहनत करता रहा, चालाकी करता रहा, और वही भाई जिसे मैं हमेशा छोटा समझता था, आज मुझसे आगे निकल गया। राघव धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचा। मोहन बाहर खड़ा था। मोहन ने जैसे ही उसे देखा, पहचान गया। भैया, आप? राघव की हालत बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ, और आंखों में निराशा झलक रही थी। मोहन, मैं सब कुछ हार गया। मेरी चालाकियां, मेरी मेहनत सब बेकार हो गया। मैं खुद को नहीं संभाल पाया। भैया, पहले अंदर आइए, आप बहुत थक गए होंगे। चलिए आराम कीजिए, फिर सब कुछ सही से समझेंगे। पिता भी वहां आ गए। उनकी आंखें नम थीं और वे बेटे की हालत देखकर भावुक हो गए। राघव, बेटा, तू लौट आया है। तेरी ये हालत देखकर मेरा दिल भर आया। तू इतना परेशान और थका हुआ कैसे हो गया? कुछ देर बाद राघव ने चारों तरफ देखा। बड़ा घर, सुख सुविधाएं, और हैरान रह गया। मोहन, ये सब कैसे? तुमने इतनी मेहनत की और इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया? मैं तो हमेशा सोचता था कि चालाकी और शहदूबीजी से ही सब कुछ मिलता है, और तुमने सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से ये सब कर दिखाया। भैया, वो दीपक जो मैंने गुफा से लाया था, वो वास्तव में बहुत कीमती निकला। मैंने उसे बेचकर अपना काम शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन मैं हार नहीं माना। मैंने हर काम ईमानदारी से किया, कोई गलत रास्ता नहीं लिया, और धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। आज हम मुश्किलों से बाहर आ गए हैं और सब कुछ सही सलामत हो गया। राघव ध्यान से सुनता रहा, लेकिन उसके मन में फिर से वही पुराना लालच जाग गया। कुछ पल बाद राघव बोला, मतलब वो दीपक सच में इतना कीमती था? मुझे तो लगता था कि ये बस एक साधारण सा दीपक है, और मैंने इसे कभी खास नहीं माना। हाँ भैया, वही दीपक हमारी जिंदगी बदलने की वजह बना। उसी की वजह से मैं अपने लिए रास्ता बना सका, ईमानदारी से काम कर सका, और उसी से हमारी मुश्किलें धीरे धीरे दूर हुई। राघव की आंखों में चमक आ गई। मोहन के घर में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बाहर आंगन में हरियाली थी, लेकिन अंदर माहौल अचानक भारी हो गया था। राघव की नजरें पूरे घर पर घूम रही थीं। बड़ा आंगन, अच्छा सामान, लोग इज्जत से बात कर रहे थे। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, ये सब कैसे हो सकता है? ये सब सफलता, ये सब खुशियां, ये तो मेरा होना चाहिए था। मैं ही ये सब पाना चाहता था, पर अब मोहन ने सब हासिल कर लिया। ये सोचकर मेरा दिल जलने लगा। आखिर वह खुद को रोक नहीं पाया और मोहन की ओर बढ़ते हुए बोला, मोहन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे सच में ये जानना जरूरी है। जी भैया, कहिए,
मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा। मोहन, मुझे वो पैसे चाहिए जो तुम्हें उस दीपक से मिले थे। मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास सुरक्षित हैं और अब मेरा हक बनता है कि मैं उनका हिस्सा पा सकूं। तुम उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकते। वो मेरा दीपक था, मेरा खजाना था। तुम्हें उसे मुझे वापस करना चाहिए। भैया, वो पैसे अब इस घर और हमारे काम में लग चुके हैं। हमने उन्हें अपने नए जीवन की शुरुआत करने में, गांव में खेती में और जरूरतमंदों की मदद करने में इस्तेमाल किया। और हाँ, वो वही दीपक जिसे आप कभी इतना कीमती मानते थे, आपने उसे कभी खजाना समझा ही नहीं। आपके लिए तो वो बस एक साधारण चीज लगी, इसलिए आपने उसे कबाड़ समझकर फेंक दिया था। फिर भी उसी की वजह से हमारी जिंदगी बदल पाई। मुझे बहाने मत दो। उस दीपक को लाने के लिए मैंने ही तुम्हें भेजा था। अगर मैं तुम्हें भेजता ही नहीं तो आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता। ये सब सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारे हाथ लगा है। भैया, मैंने गुफा में भेजा जरूर था, लेकिन मैं वहां गया था अपने पिताजी और अपने परिवार के लिए। और जो कुछ मुझे मिला वो सिर्फ दीपक की वजह से नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ा है। मैंने हर कदम सोच समझकर और अपने दम पर उठाया है। राघव हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। मेहनत? ये सब मेहनत से हुआ है? मुझे मत समझाओ मोहन, मैं भी दुनिया देख चुका हूं। मैं जानता हूं कि असली सफलता चालाकी, ताकत और मौके का फायदा उठाने से आती है। मेहनत बस औंधे पैरों पर चमकती है। राघव, बात करने का तरीका सीखो। ये वही मोहन है जिसे तुमने घर से निकाल दिया था। उसने तुम्हारे ही पिता और परिवार की खातिर मेहनत की, और अब तुम उससे इस तरह बात कर रहे हो। राघव एक पल के लिए चुप हुआ, जैसे पिता की बात उसके मन में उतर रही हो, पर उसके अंदर का अहंकार और ईर्ष्या जल्दी ही लौट आया। हाँ, निकाला था और आज मैं वापस आया हूं अपना हक लेने। अब देखो, मैं वो सब पाऊंगा जो मुझे चाहिए, चाहे कोई भी रोके या रोकने की कोशिश करे। मोहन ने गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सख्ती आई। भैया, हक मेहनत से बनता है, सिर्फ बोलने से नहीं। तुम मुझे मना कर रहे हो? भैया, मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं बस आपको एक मौका दे रहा हूँ। मौका? कैसा मौका? मैं अपनी मेहनत और हक लेने आया हूं और अब मुझे कोई मौका देने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और मैं उसे पाने से पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ दीपक की वजह से हुआ, तो मेरे साथ काम करके देखिए, सिर्फ 1 हफ्ता। अगर आपको लगे कि ये सब आसान है, तो मैं खुद आपको हिस्सा दे दूंगा। आंगन में फिर सन्नाटा छा गया। राघव के चेहरे पर गुस्सा, अहंकार और सोच तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। काम? और वो भी मैं? लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो ये मुझे कुछ नहीं देगा। बेटा, कभी कभी झुकना हार नहीं होता, यह कमजोरी नहीं बल्कि नई शुरुआत का रास्ता होता है। जब हम अपने अहंकार को पीछे रखते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तभी असली सफलता और सम्मान मिलता है। राघव ने मुट्ठी भींच ली। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, कल सुबह से शुरू करते हैं। कल सुबह से शुरू करते हैं। राघव बाहर से तो शांत दिख रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी वही पुरानी चालाकी जिंदा थी। दिन भर वह मोहन के साथ काम करता, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा था। ये सब मेहनत और संघर्ष मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुरंत सब कुछ चाहता हूं, पर सब चीजें धीरे धीरे ही हासिल होती हैं। अगर मुझे जल्दी ही सब चाहिए तो मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा, वही तरीका जो मुझे तुरंत फायदा दे सके, बिना समय और मेहनत गवाए। उसकी नजर बार बार उस बड़े घर पर जाती और मन में लालच और बढ़ता जाता। एक रात जब सब सो चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था, बस हल्की हवा चल रही थी। राघव धीरे धीरे उठा और चुपके से कमरे से बाहर निकला। उसे पता था कि घर के जरूरी कागज कहाँ रखे हैं। बस एक बार घर के कागज हाथ लग जाए, फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। वह धीरे धीरे उस अलमारी के पास पहुंचा जहां मोहन ने सारे कागज संभाल कर रखे थे। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। कुछ ही पलों में उसे वो कागज मिल गए, घर के कागज,
उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। अब देखता हूं कैसे ये सब मेरा नहीं होता। वह चुपके से कागज लेकर बाहर निकल गया। अगली सुबह बिना किसी को बताए राघव गांव से बाहर निकल गया। सीधे वह शहर की ओर बढ़ा। वहां एक पुराना मुंशी था जिससे राघव पहले ही बात कर चुका था। मुंशी ने उसे देखते ही पहचान लिया। आ गए राघव बाबू, लगता है काम बन गया। सब तैयारी पूरी हो गई है। हाँ मुंशी जी, अब ये घर मेरे नाम कर दो और जल्दी से इसे बेचने का इंतजाम करो। मैं अब इंतजार नहीं करना चाहता। जितनी जल्दी हो सके ये सब पूरा कर दो। मुंशी ने कागज ध्यान से देखे। उसकी आंखों में भी चालाकी झलक रही थी। राघव बड़ी बेसब्री से उसके चेहरे को देख रहा था। तो मुंशी जी, सब ठीक है ना? अब आखिरकार ये काम पूरी तरह से हो जाएगा ना? जल्दी बताइए, मुझे इंतजार नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि सब तैयार है या नहीं। राघव बाबू, ये आप क्या लेकर आए हैं? ये क्या दस्तावेज हैं? क्या मतलब? ये मेरे घर के कागज हैं। इन्हें बेचने की बात हुई थी ना? मैंने सब कुछ सही तरीके से किया है। घर के कागज तो हैं, लेकिन एक बात आपने ध्यान नहीं दी। कौन सी बात? यहाँ देखिए, इस घर की आधी मिल्कियत पहले से ही आपके नाम दर्ज है। आप सोच रहे थे कि पूरा घर मोहन का है, लेकिन सच्चाई ये है कि आधा हिस्सा पहले ही कानूनी तौर पर आपके नाम में है। राघव एकदम सन्न रह गया। क्या मेरे नाम? ये कैसे हो सकता है? हाँ राघव बाबू, और ये काम नया नहीं है, ये पहले ही हो चुका है। आप शायद भूल गए होंगे या ध्यान नहीं दिया। घर की आधी मिल्कियत कानूनी तौर पर पहले से ही आपके नाम में दर्ज है। राघव के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ घूमने लगा। मतलब मोहन ने पहले ही मुझे मेरा हिस्सा दे दिया था। उसे वो दिन याद आने लगा जब वह गांव आया था। मोहन का शांत चेहरा, उसका बिना किसी शिकायत के उसे घर में जगह देना। राघव की आंखें भर आईं। मैं क्या करने जा रहा था? क्या मैं सच में अपने ही भाई और अपने ही घर के खिलाफ योजना बना रहा था? अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा अहंकार और लालच मुझे कहां तक ले जाने वाला था। जिस भाई ने मुझे पहले ही अपना हिस्सा दे दिया, मैं उसी का घर छीनने चला था। उसके मन में एक के बाद एक बातें गूंजने लगी। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं भैया, मेहनत से सब बना है, आप यहां आराम से रहिए। राघव की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुंशी उसे देख रहा था। अब उसके चेहरे पर भी गंभीरता थी। राघव बाबू, लगता है आपसे बड़ी गलती होने वाली थी। अगर समय रहते आप रुकते नहीं तो पछतावा बहुत भारी पड़ता। गलती नहीं मुंशी जी, ये तो पाप होता। मैं खुद को नहीं रोक पाया। अहंकार और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब समझ में आ रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो सिर्फ मेरी नहीं, पूरे परिवार की खुशियां तबाह हो जाती। मुझे अभी घर जाना होगा, अभी, इसी वक्त। बिना कुछ और कहे राघव तुरंत वहां से निकल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल भारी। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात चल रही थी। जब राघव घर पहुंचा तो उसके कदम धीमे हो गए। वो दरवाजे पर खड़ा रहा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मोहन ने मुझे इतना प्यार दिया और मैं उसे धोखा देने जा रहा था। मैं उनका सामना कैसे करूंगा? अंदर से मोहन की आवाज आ रही थी। वो पिता से हंसकर बात कर रहा था। जिस घर से मैंने इन्हें निकाला था, आज वही घर मुझे अपनाने के लिए खड़ा है। राघव की आंखें फिर भर आईं। राघव धीरे धीरे घर के अंदर आया। उसके कदम भारी थे, आंखें झुकी हुई थीं। मोहन ने उसे देखा। भैया, आप आ गए, सब ठीक है ना? मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। राघव कुछ बोल नहीं पाया। उसके गले में गांठ थी और आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे।
क्या हुआ बेटा? इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हो? सब कुछ ठीक है, बताओ क्या हुआ? पिताजी, मोहन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा अहंकार और लालच मुझे अंधा कर दिया। मैं अपने भाई और अपने परिवार के लिए गलत सोच रहा था। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं मोहन, आज मुझे सब सच सच कहना होगा। अब और झूठ नहीं बोल सकता। मैं घर के कागज चुराकर उन्हें बेचने की योजना बना रहा था। मुझे लगा था कि मैं अपना हक ले लूंगा, पर अब समझ रहा हूं कि ये कितनी बड़ी गलती और पाप था। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता की आंखें फैल गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मुंशी ने बताया कि आधी जमीन पहले से ही मेरे नाम है, तब मुझे सच में समझ आया कि तुमने मुझे पहले ही सब कुछ दे दिया था। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने सब कुछ संभाल रखा था, और मैं तुम्हारा सब कुछ छीनने जा रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं मोहन। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मेरी ये गलती और अहंकार मैंने अब खुद महसूस किया है। मोहन बस चुपचाप सुनता रहा। कुछ पल के लिए सब शांत रहा। भैया, आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको कैसे माफ न करूं? आज मेरा परिवार फिर से एक हो गया। बेटा मोहन ने ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ संभाला, और राघव ने अपने अहंकार और लालच से सीख ली। अब हम सब फिर से साथ हैं, और यही सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन के बाद राघव ने एक वादा किया। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। अब सिर्फ ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलूंगा। मैं समझ गया हूं कि असली सफलता सिर्फ चालाकी या जल्दी लाभ से नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और सही इरादों से मिलती है। और इस बार उसने अपना वादा निभाया। दिन बीतते गए। राघव सुबह सबसे पहले उठता, पूरे मन से काम करता, किसी तरह की चालाकी नहीं करता। मोहन भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने मिलकर और जमीन खरीदी, नए खेत बनाए, नई फसलें उगाईं। पूरा गांव उनकी मेहनत देखकर हैरान था। देखो, दोनों भाई मिलकर कैसे गांव को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी मेहनत, ईमानदारी और आपसी सहयोग ने पूरे गांव में खुशियां और समृद्धि ला दी है। अब हर कोई सीख सकता है कि मिलकर काम करने में ही असली ताकत और सम्मान है। अब दोनों भाई सिर्फ अमीर नहीं थे, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुके थे। राघव ने कभी फिर अपने हिस्से की बात नहीं की, ना ही कभी चालाकी करने की कोशिश की। जो मिला है वही काफी है, और जो है वो हम दोनों का है। मोहन मुस्कुरा देता। समय बीता। दोनों भाइयों की शादी भी अच्छे घरों में हो गई। घर में खुशियों की रौनक छा गई। आंगन में हंसी गूंजने लगी। पिता सुकून से रहने लगे। पूरा परिवार एक साथ खुश था। एक शाम सब लोग आंगन में बैठे थे। पिता ने मुस्कुराकर दोनों भाइयों को देखा। आज मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत पैसा नहीं होती, बल्कि परिवार, ईमानदारी और अच्छे कर्म होते हैं। जब हम साथ रहते हैं और मेहनत और नियत से काम करते हैं, तभी जिंदगी सच में खुशहाल और सफल बनती है। लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत उसे फिर से उठा देती है। किस्मत खजाने से नहीं, अच्छे कर्मों और रिश्तों से बनती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको मोहन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, वो भी कमेंट करके जरूर शेयर करें।